देखिए साथियों, अगर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी का एग्जाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें जो 3D का जो पोर्शन है उस 3D के पोर्शन में खास तौर से आपके 3 टॉपिक है मेन। उसमें है गोला, बेलन और शंकु। खास तौर से 3 टॉपिक और तीनों से लगभग 2-2, 3-3 क्वेश्चन सबसे बनते हैं क्या। तो इसके अलावा वैसे स्ट्रेट लाइन भी है, लेकिन मेन ये पार्ट मैं पहले आपको इसमें बताना चाह रहा हूं। तो देखो, कोई भी टॉपिक पढ़े, वैसे आपने एग्जाम अभी तक दिए हैं, आरएसपी हुआ या कोई भी एग्जाम, उनसे आपने ये तो एक्सपीरियंस ले ही लिया होगा कि आपका स्टडी का लेवल क्या होना चाहिए। जब तक आपने एनालिटिकल किसी टॉपिक को नहीं समझा है, आप उससे जुड़ा कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। आरपीएससी बहुत ज्यादा अपर लेवल से सोचती है, हमें उसके आसपास पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं आज का जो टॉपिक ले रहा हूं, स्फेयर, गोला। अब स्फेयर में जो सबसे पहले बेसिक पार्ट्स जो है, क्वेश्चन बाद में आते हैं, पहले जो मेन बेसिक पार्ट्स है वो आप समझ लीजिए। कहां से किस किस टॉपिक से जुड़े फॉर्मूले क्या क्या बनते हैं और उनसे क्वेश्चन कैसे क्रिएट होते हैं। सबसे पहले बात करूं मैं, क्योंकि मैंने लिख दिया 3D, तो 3D में मैं सबसे पहले ले रहा हूं स्फेयर, यानी कि गोला। यहां मैं गोला जब बनाऊंगा डायग्राम में तो वो इस सर्कल की तरह दिखेगा, क्योंकि 2D में बना रहा हूं प्लेन पे, इसलिए आप उसे सर्कल नहीं मान करके गोला मान ले। देखिए, सबसे पहली बात जो मेन बात आती है वो आता है इक्वेशन ऑफ स्फेयर। जनरल चीजें आप जानते हो, इसलिए मैं उन पर बात नहीं करूंगा। तो स्फेयर का इक्वेशन फाइंड करना है तो इसके लिए सबसे पहले आता है केंद्रीय रूप, यानी कि सेंट्रल फॉर्म। और ये बनता कैसे? देखिए, एक आपके, जैसे आप इसको स्फेयर मान ले और इसका सेंटर आपके अगर ABC है, ठीक है, और इसकी रेडियस R है, तो उस कंडीशन में आप कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लें। क्या लगाएंगे? अगर आपके A पर कोई पॉइंट दे रखा है XYZ, जो मूव करने वाला है, वेरिएबल है, तो उस कंडीशन में सीधा सीधा x माइनस a होल स्क्वायर, y माइनस b होल स्क्वायर प्लस z माइनस c होल स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर। जो डिस्टेंस फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं तो ये आपके क्या बन जाएगा? R स्क्वायर। ये आपके केंद्रीय रूप है गोले का, गोले के समीकरण का। अब मैं सेम वे से अगर बात करूं दूसरा, इसमें ध्यान रखना रेडियस R गिवन होगी और सेंटर दिया हो तो आप इससे कर सकते हो। फिर दूसरा आता है आपके एक्स स्क्वायर, जो व्यापक समीकरण कहलाता है, ठीक है ना, मानक समीकरण। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2UX 2VY 2WZ प्लस D इक्वल टू 0। ये व्यापक समीकरण कहलाएगा। ध्यान रखना, इसको समझने के लिए आप अगर इसमें जेड कोऑर्डिनेट हटा दें तो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा, जो सर्कल में आपने पढ़ा, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसकी जो रेडियस R बनेगी वो बनेगी U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर माइनस D रूट में, और इसका जो सेंटर बनेगा वो बनेगा माइनस U माइनस V और माइनस W। ये आपको बेसिक ध्यान रखना है। कोई भी गोले का इक्वेशन हो, स्फीयर का इक्वेशन हो, तो हमें कम से कम उसके सेंटर और रेडियस तो हमें निकालना आ ही जाना चाहिए, क्योंकि उसी से हम आगे नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके गोले के मैंने 2 पार्ट बता दिए। अब मैं बात करूंगा एक तीसरा फॉर्म और है। कौन सा वाला? जो इसी का स्पेशल केस है। इसका स्पेशल केस क्या है? वो है आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसकी रेडियस तो है आपके a और इसका सेंटर आपके 0 0 0। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 3 तरह से आपको स्फीयर का इक्वेशन याद रख लेना है। ये बेसिक पार्ट्स है।
अब मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाऊंगा, वो है व्यास रूप में गोले का समीकरण इज डायमीटर। व्यास रूप में गोले का समीकरण जो बनता है वो आपके जैसे आपके ये आपका गोला है और इस गोले में आप यूं मान ले ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये डायमीटर है इसका ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट आप मान ले x1 y1 z1 और बी के मान ले x2 y2 z2, ठीक है, सी इसका सेंटर है। अब व्यास रूप में गोले का समीकरण निकालने के लिए यूं तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला, जो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, देखो क्या है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 प्लस z माइनस z1 z माइनस z2 इक्वल टू 0। ये व्यास रूप में गोले का समीकरण है। सीधी सी बात, अब ये हुआ कैसे? देखो, अगर ये सर्कल का होता, ओनली सर्कल का, तो अपन केवल 2D में यहां तक लेते थे। आप गोले को पढ़ रहे तो आप सर्कल को साथ में, अगर सर्कल ठीक से याद है तो आप गोले को अच्छे से कर पाओगे। तो ये जेड कोऑर्डिनेट और जुड़ने से ये गोले का व्यास रूप में बना समीकरण। अब ये समीकरण आया कैसे? ध्यान रखना, ये सब दो साथ में है, बीच में प्लस है। आया कैसे? जैसे आप एक काम करो, यहां पर आप कोई पॉइंट पी ले लो और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड कर लो। आपको मालूम है कि ये एक अर्धवृत्त बन गया और ये एक 90 डिग्री है, ठीक है। तो उस केस में आपके इस एपी के जो एलिमेंट निकालोगे वो क्या बनेगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और बीपी के निकालोगे एलिमेंट तो क्या बनेगा, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 बन जाएगा, ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये AP परपेंडिकुलर टू BP, तो उस कंडीशन में जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उसके लिए शेयर्स क्या होती है, ये होती है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 करते हैं अपन, दोनों एक ही बात। तो देखो ये L1 L2 प्लस B1 L1 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आ गया। ये आपके व्यास रूप में गोले का समीकरण। हमें केवल फॉर्मूला ही लर्न नहीं करना, फॉर्मूला बना कैसे है वो हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम उस क्वेश्चन तक जा पाएंगे जो इन फॉर्मूलों पर बेस्ड बनेगा। अच्छा, एक पार्ट और है, चार असमतलीय बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो वो भी आपके सिंपल थे, लेकिन क्या उसकी जरूरत अपने बहुत कम पड़ती है, तो मैं उसको भी यूज नहीं कर रहा हूं। अब मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, वैसे तो मैं क्वेश्चन की सीरीज पूरी अलग से करा दूंगा, पहले मैं थ्योरी ले रहा हूं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन पूछा है गोले का इक्वेशन फाइंड करना है स्पेशल केस में, लेकिन ये क्वेश्चन एज ए फॉर्मूला आप याद रखें, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि ये एक क्वेश्चन एक फॉर्मूले की तरह बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है। यहां दे रखा है उस गोले का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके सेंट जो 0 0 0 a 0 0 b 0 b 0 और c 0 0 c से गुजरता है, उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन अलग रूप में पूछता है, ये तीनों को चारों कोऑर्डिनेट दे दिए इसने। इसके अलावा ये भी पूछता है कि एक समतल है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, ये निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है। ABC पर इंटरसेक्ट करे, इसकी लैंग्वेज इस रूप में होगी, और या तो ये इस रूप में होगा या फिर ये इस रूप में होगा। वैसे इस रूप में बहुत कम आता है, मेन आपके क्वेश्चन में ये काम आएगा कि एक समतल एक प्लेन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1, ये निर्देशीय अक्षों को ABC पर काटता है। तो गोले OABC का
इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो ऐसे केस में आप भले ही आप ए बी सी पर काटने का मतलब क्या हुआ, ए एक्स अक्ष को ए पर काटेगा, ध्यान देना। तो उस समय कोऑर्डिनेट आपके ये क्या बन जाएगा, ए 0 0। एक्स वाई अक्ष को बी पर काटेगा तो कोऑर्डिनेट 0 बी 0 0 बी 0 हो जाएगा, सी पर काटेगा तो 0 0 सी हो जाएगा, और सेंटर आपका 0 0 है इसे। तो उस केस में किसी भी रूप में आए आपको गोले का इक्वेशन फाइंड करना होगा। अब मैंने एक बात बताई थी कि जो गोले का इक्वेशन था ओरिजिनली हमारा कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। इस समीकरण के अंदर इस इक्वेशन में u v w और d कुल कितने, 4 एलिमेंट हैं। तो ये 4 एलिमेंट आपको अगर मालूम होंगे, 4 u v w d, तो आपका ये वैल्यू आप इसमें रख देना तो आपके गोले का इक्वेशन आ जाएगा। सिस्टम यही रहता है। अब u v w और d फाइंड करना, इसका मतलब आपके क्वेश्चन में कुल 4 शर्तें गिवन होनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखो 4 शर्तें, 1 2 3 4 बिंदु दे दिए, तो 4 शर्तें हो गई, आया समझ में। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम इसके अंदर इन बिंदुओं से इस गोले को गुजार दे, तो पहले 0 0 से गुजारो, ठीक है। ये अगर o 0 0 0 से गुजारो तो क्या आएगा आपके, इससे आपके d इक्वल टू 0 आ जाएगा। देख लो, एक चीज मालूम हो गई। अब आप इसमें a की बात करो, ये a 0 0 से गुजारो तो इससे आपके इसमें क्या बनेगा, x की जगह तो बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ua इक्वल टू 0, यानी कि आपके क्या बन गया, इसमें a तो नॉट इक्वल टू 0 चला जाएगा और u इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस का a/2। ऐसे ही अगर b से पास करोगे तो 0 b 0, यानी कि यह सेम b स्क्वायर प्लस 2v निकालना अपने को b 0, और इससे v इक्वल टू माइनस का b/2 आ जाएगा। और c की बात करें तो 0 0 c से पास करो तो सेम ऐसी w इक्वल टू माइनस का c/2 आ गया। ये सारी वैल्यू जैसी आ जाती है हमारे पास u v w और d की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें ये वैल्यू सपोर्ट कर दो। ये क्या है कि दरअसल हुआ क्या, यह आपको महसूस हुआ, मैं रुका हूं एक पल के लिए, क्षण के लिए। मुझे याद आया क्योंकि अक्सर जो मुझे जानते और जो मेरे से पढ़ते हैं और जो अपने चैनल से जुड़े हैं वो साथी अक्सर मुझे जब मेरे से मिलते हैं वो मुझे एक बात कहते हैं, मुझे एक वार्निंग देते हैं। और वो क्या देते हैं, वो कहते हैं कि सर आप पढ़ाते हो तो कंटिन्यू पढ़ाते ही जाते हो, ना बीच में कोई दूसरी बात करते हो, ना कोई हंसी मजाक करते हो, एक ही फ्लो में बिल्कुल सीरियस होकर के पढ़ाते जाते हो, तो थोड़ा चेंज भी कर दिया करो। तो मुझे वो बात याद आ गई अभी, इसलिए मैं एक पल के लिए, एक क्षण के लिए रुक गया था। तो मैं नहीं चाहता कि हंसी मजाक और अदर चीजें लेकर के ना आपका टाइम वेस्ट करूं, इसलिए मैं हंसी मजाक की तरफ ज्यादा जाने का प्रयास नहीं करता हूं। तो आप इसी को आप हंसी मजाक में लेते हुए आप वापस गंभीर हो जाए ताकि आप कंटेंट को अंदर उतार सकें, बस वैल्यू पुट करो। तो फाइनली जैसे ये निकालोगे आपका इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। ध्यान रखना ये आपके जो फॉर्मूला बना है गोले का, अपन ने इक्वेशन निकाला है, इन 2 कंडीशन के लिए निकाला है। और ये कंडीशन आपके अक्सर क्वेश्चन मिलेगी तब आपको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा ये गोले का इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इक्वल टू 0। डी पहले ही 0 आ चुका है क्योंकि ये 0 0 से गुजर रहा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये वो गोला है जिसका सेंटर तो आपके आ जाएगा ये वाला माइनस a/2 माइनस b/2 माइनस c/2, और रेडियस अगर निकालोगे तो क्या बनेगी, a स्क्वायर बाई 4 b स्क्वायर बाई 4 c स्क्वायर बाई 4, ध्यान देना, ठीक है। और ये रूट बन जाएगा, पहले सिंप्लीफाई कर लो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
ये चीज आपको एज ए फॉर्मूला याद रखनी पड़ेगी, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसलिए आप भूलेंगे नहीं। क्या याद रखेंगे? निर्देशीय अक्षों को ए बी सी पर काटता है कौन? प्लेन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल टू 1। तो गोले ओ ए बी सी का इक्वेशन क्या होगा? जो ये होगा। अब देखिए, एक स्फेयर है, गोला है, ये कह रहा है कि प्लेन सेक्शन ऑफ स्फेयर। सवाल में जाने के लिए इस थ्योरी को पहले समझना होगा, तभी सवाल हो पाएंगे। देखिए, प्लेन सेक्शन का मतलब यह हुआ कि आपके पास में एक स्फेयर है, ठीक है। मैंने कहा इसको स्फेयर ही माना 2D में, इसलिए मैं गोला बना नहीं पा रहा हूं इसमें, आप इसको स्फेयर मान लें। अब इसमें इसका सेंटर मान लिया जाए जैसे C, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको किसी प्लेन सेक्शन से काटा जाए। सपोज इसको इस प्रकार से यहां से एक प्लेन से काटा जाए इस तरीके से, तो उस कंडीशन में आपके क्या बनेगा? जैसे वो यहां से काट रहे हैं अपन, तो उस केस में आपके ये यहां पर एक सर्कल बनेगा, और उस सर्कल पर गोले के केंद्र से अगर लंब डाला जाए तो उस केस में, अच्छा ये जो बनेगी ये वाली, ये इस गोले के ऊपर बिंदु है, ठीक है। अगर आप इसको P मान लो और इसको N मान लो, तो उस कंडीशन में आपके ये जो NP है, NP ये बन जाएगी आपके रेडियस ऑफ सर्कल, जो सर्कल बना है। क्योंकि गोले को अगर किसी प्लेन से काटोगे तो वो एक सर्कल ही तो देगा, अंदर से एक सर्कल निकलेगा, है ना, प्लेन शीट। तो उस कंडीशन में अगर आप इस CP को स्मॉल p लंब मान लो, तो उस कंडीशन में ये जो NP आएगी वो क्या आ जाएगी आपके, ये अगर गोले की त्रिज्या r मान ली जाए तो ये बन जाएगी आपके r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट। ये आपके इस सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अब यहाँ समझने वाली चीजें और क्या है देखना। अगर हम इसमें जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है वृहद वृत्त, ग्रेटेस्ट सर्कल, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट सर्कल कहां बनेगा? जो आपका स्फेयर है और ये इसका सेंटर है, तो अगर प्लेन को इसके सेंटर से अगर इसको काटा जाएगा तो आपके ग्रेटेस्ट सर्कल बनेगा, तो वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे ही इसका ये जो सर्कल है अगर यहां तक आ जाए, सबसे छोटा सर्कल क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ये कि सबसे छोटा सर्कल क्या होगा? तो सबसे छोटा सर्कल आपके इसी को ठेठ यहां तक ले आए, प्लेन को यहां से काटा जाए, यानी कि इस टेंजेंट बना दी जाए उसकी, ठीक है ना। वो जो आपका प्लेन था वो उसका एक टेंजेंट प्लेन की तरह बन जाए, अंदर से बाहर आ जाए, तो उस कंडीशन में यह एक पॉइंट बनेगा, तो वो आपके बनेगा बिंदु वृत्त, ठीक है। उस बिंदु वृत्त को अपन क्या कहते हैं? ये इसका आंसर अगर आपने पढ़ा हो तो आप इसका जरूर कमेंट करके आंसर दें कि जिसकी त्रिज्या रेडियस कितनी बन जाएगी आपके 0। इस बिंदु वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 0। तो ऐसे बिंदु वृत्तों को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। इंग्लिश में पहला अक्षर आता है उसका U से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो ये इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, इसी से जो टॉपिक बनता है, ये तो इसका मेन पार्ट था, और इससे जो टॉपिक बनेगा वो क्या बनेगा? वृत्त का समीकरण। अब वृत्त का समीकरण मैं लिख रहा हूं, देखना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, lx प्लस y प्लस nz इक्वल टू p। ये पूरा आपके कहलाएगा वृत्त का समीकरण। अब आप देखो कि एक वृत्त का समीकरण किन दो समीकरणों का संयुक्त समीकरण है? एक गोले का समीकरण, दूसरा समतल का समीकरण। क्योंकि जो वृत्त बना है आपके उस समतली परिच्छेद से,
वो वृत्त एक गोले और एक समतल से बना है। जो वृत्त बना है ये वृत्त गोले और समतल से बना है, इसलिए इसका संयुक्त समीकरण इसलिए इस तरीके से लिखा जाएगा। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये समतल है तो ये समतल ही तो था अपना, गोला अपने जो सर्कल बन रहा है वो अपने आप में एक समतल ही है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं क्वेश्चन का आगे बता दूंगा। गोले का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है, दो गोले आपके पास में है और उनके प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण। सपोज एक गोला ये है, दूसरा गोला अगर आपके पास में ये है, दोनों आपके इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो अब अगला जो गोला है अगर मान लो इनके प्रतिच्छेद से गुजरता है, जहां दोनों प्रतिच्छेद करते हैं, तो इस गोले का इक्वेशन क्या होगा? ठीक है, तो कुछ नहीं है, आपका पहला स्फीयर S1, दूसरा स्फीयर S2 और ये स्फीयर वो है जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, सीधी सीधी बात आपको बता दूं कि इस S को फाइंड करना है तो इसके लिए आपको पहला गोला प्लस लेमड़ा इंटू दूसरा गोला इक्वल टू 0 कर देना। इससे आपके इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले स्फीयर का इक्वेशन आ जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां तो इसने दो गोलों की बात की, दो स्फीयर की बात की है कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स। इस दो स्फीयर्स को मारो गोली। आपके कोई भी दो कर्व अगर गिवन है C1 और C2 और इन दो कर्व के ये C1 C2 इन दोनों कर्व के प्रतिच्छेदन से गुजरने वाले कर्व का इक्वेशन फाइंड करना है, तो हमेशा आपको कुछ भी नहीं करना है, C1 प्लस लेमड़ा C2 इक्वल टू 0। आप इसको अच्छी तरह से गांठ बांध ले और या फिट कर ले कि प्रतिच्छेद से गुजरने वाले कर्व का, इंटरसेक्शन से पास होने वाले कर्व का इक्वेशन हमेशा C1 प्लस लेमड़ा C2 इक्वल टू 0 होगा। अब अगर ये बात समझ में नहीं आ रही हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये तो कर देंगे पर आगे क्या करेंगे, अरे आगे कुछ नहीं करना, आपके इन दोनों में जरूर जरूर एक पॉइंट गिवन होगा कोई भी कि ये इंटरसेक्शन से पास होता है और ये पॉइंट 1 1 1 से पास होता है। तो ये 1 1 1 आप इसमें जहां भी x y z है वहां ठूंस दो, इससे आपके क्या आ जाएगा, लेमड़ा आ जाएगा। ये लेमड़ा फिर से आप पुट कर दो, ये आपके प्रतिच्छेद से गुजरने वाले गोले का समीकरण या इंटरसेक्शन से पास होने वाले किसी भी कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। बस वो दो कर्व आपके सामने गिवन होंगे। अगला पार्ट आ रहा है कि जो आपका कर्व यानी कि स्फीयर और एक स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्या कंक्लूजन निकलता है। सीधी सीधी बात है कि जैसे आपका स्फीयर है, चलो मैं लिख लेता हूं इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और लाइन है आपके x माइनस x1 अपॉन एल, वाई माइनस y1 अपॉन एम, जेड माइनस z1 अपॉन एन। ठीक है, ये एक लाइन है। हमारे पास दोनों दे दिए कर्व और जो लाइन है, अगर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा, सपोज ये आपका स्फीयर और लाइन अगर इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो पक्की बात ये दो पॉइंट पर काटेगी और दोनों पॉइंट x1 y1 z1 मान लें, x2 y2 z2 मान लें। ठीक है, तो उस कंडीशन में कुल मिलाकर के यहाँ दो पॉइंट आएंगे। अब ये इसमें समझने वाली बात क्या है, आप यहाँ पर क्या इसको r मान लें और इससे इस गोले पर कोई एक पॉइंट निकाल लें, तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा, ये x इक्वल टू एल आर। ठीक है, x1 पक्ष अंदर हो जाएगा, दूसरा y इक्वल टू y1 प्लस एम आर, जेड इक्वल टू z1 प्लस एन आर। यानी आपके पास में x1 एल आर, y1 एम आर, z1 एन आर, ये पॉइंट इस स्फीयर पर आ गया है। ये पॉइंट आप इसके अंदर पुट करें तो ये आपके आर स्क्वायर प्लस 2r
प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0, यानी ये आर में एक द्विघात समीकरण बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो ये बताए कि आर की दो वैल्यू होगी, R1 R2, ठीक है। और ये इससे आपकी ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे, एक पॉइंट आएगा पहले, दूसरा पॉइंट आप इसमें कर्व में रख करके निकाल सकते हो। लेकिन आपको ये निकालना नहीं है, केवल ये समझने के लिए है कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका इंटरसेक्शन करने से क्या आता है जो मैंने बताया। बाकी ये इसमें आपको ज्यादा करना कुछ नहीं है, आपका इक्वेशन सिंपल होगा और आपकी आर की वैल्यू निकालने के लिए ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि पॉइंट दे रखे होंगे एक सवाल में। जब मैं सवाल बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, स्पर्श समतल का समीकरण। यानी जो आपका स्फेयर है, इस स्फेयर के इस प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है आपको, ठीक है। मान लो गोले का समीकरण आपके पास में है, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। आपको इस गोले के स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना है। अगर आपने मेरे 2D के इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल के वीडियोस अगर देखे हो, जिसमें मैंने बहुत ब्रॉड लेवल पे काम किया 2D पर, क्या वो अगर ठीक से देखे हो तो आपको ये चीज समझने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। मैंने बताया था कि जैसे आपके एक सर्कल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 2D की बात कर रहा हूं मैं। और जैसे आपके इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर पॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर पॉन बी स्क्वायर पॉन, हाइपरबोला के लिए माइनस हो जाएगा। इन सभी कर्व के लिए यहां तो टेंजेंट प्लेन है, यहां टेंजेंट लाइन, तो टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा का समीकरण मैंने क्या बताया था, सीधा सीधा आपको इसमें ध्यान देना। एक्स स्क्वायर को तो लिखना है एक्स x1, वाई स्क्वायर को लिखना है वाई y1, जेड स्क्वायर को लिखना है जेड z1, ठीक है। और 2x को लिखना है x प्लस x1, 2y को लिखना है y प्लस y1 और 2z को लिखना है z प्लस z1। मैंने z भी शामिल कर लिया है, बात में 2D कर रहा था, तो अभी इसमें z को छोड़ दो। यानी जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां एक्स x1, वाई स्क्वायर को वाई y1, जेड स्क्वायर को जेड z1, और 2x अगर आ रहा है तो x प्लस x1, 2y तो y प्लस y1 ऐसे लिखना। इससे आपके टेंजेंट इक्वेशन आ जाएगा। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x x1 y y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये क्या है, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, किसी सर्कल की टेंजेंट का इक्वेशन। अगर यहां पैराबोला है तो पैराबोला के लिए क्या बताया, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को तो लिखो आप 2y y1 इक्वल टू 2a, और इसमें 2x को लिखना है x प्लस x1। ये इस पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। आपको ऐसे इसका लिखना है इलिप्स का, तो भी सेम कर सकते हो आप। ये तरीका आप इसमें यूज करें तो आपके क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर को एक्स x1, वाई स्क्वायर को y1, जेड स्क्वायर को जेड z1, और यह 2ux आ रहा है तो इस u को तो ले लो बाहर, और 2x क्या बनाओगे, v, और ये y प्लस y1 और w, और ये z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इस टेंजेंट प्लेन का आपके इक्वेशन आ जाएगा स्फीयर के लिए, कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। बस यही आपको तरीका याद रखना है, इससे आपके फॉर्मूला याद हो जाएगा, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। अब जो पार्ट आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्फीयर का, ध्यान देना, वो है टेंजेंट कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। यानी एक स्फीयर आपके पास में गिवन है, जो स्फीयर है, इस स्फीयर के किसी प्लेन के टेंजेंट होने की शर्त क्या होगी वो पूछ रहा है, ठीक है। तो स्फीयर हमारे पास में वही लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर
ठीक है, ये वाला स्फीयर आपका ये हो जाएगा। और आपका टेंजेंट प्लेन जो है वो अपन ले लेते हैं P, वो क्या बनेगा LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू P। ये आपके पास में गिवन हो गए। ये प्लेन इसके टेंजेंट हो तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? सीधी सीधी बात है कि अगर आपकी ये टेंजेंट प्लेन होगा तो गोले के केंद्र से जो C है, इससे इस पर लंब दूरी है वो P इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो केंद्र क्या हो जाएगा गोले का सेंटर? वो हो जाएगा -U -V -W, ठीक है। और रेडियस क्या हो जाएगी? वो U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर -D दे रखा है। तो सीधे आप ध्यान रखें, केंद्र से लंब दूरी बराबर स्फीयर की रेडियस त्रिज्या। तो केंद्र से लंब दूरी क्या बन जाएगी? केंद्र आपका UVW है तो ये -UL -VM -WN -P अपॉन रूट ये बन जाएगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इक्वल टू, और ये क्या बन जाएगा आपके रेडियस इसकी। तो रेडियस क्या बनेगी? U स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस W स्क्वायर प्लस नॉट प्लस -D, ठीक है। ये आपके बस शर्त याद रखनी है। इस शर्त से आपके टेंजेंट कंडीशन आ जाएगी। ये काम कहाँ आएगी? ये काम आएगी आपके किसी स्फीयर का इक्वेशन फाइंड करने के लिए, जहां आपको लेम्डा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें कैसे यूज होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अब आता है पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट क्या है? किसी बिंदु की शक्ति, यानी जब कोई आपके स्फीयर है और इस स्फीयर पर कोई एक लाइन इसको काटती है किसी पॉइंट A से, ठीक है, वो P और Q पर काटती है और इधर ये आपकी इसकी टेंजेंट है अगर AT, तो यहाँ पावर ऑफ पॉइंट जो होगा, बिंदु की शक्ति इसको कहते हैं, ध्यान देना, बिंदु की शक्ति, इस A बिंदु की शक्ति, ये A थोड़ा इधर ले लेना, तो ये क्या हो जाएगी शक्ति जिसको अपन कह रहे हैं पावर ऑफ पॉइंट, वो हो जाएगी AP इंटू AQ। ये बिंदु की शक्ति कहलाती है और ये हमेशा ही कांस्टेंट होती है, ध्यान देना, क्योंकि डिस्टेंस से सीधी बात है, दो डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट होगा। एक आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये। अब अगर इसमें मान लो P और Q पॉइंट है, ये Q पॉइंट अगर P पर आ जाए, ठीक है, सबसे खास बात P और Q अगर समानुपाती हो जाए, दोनों सेम, तो उस कंडीशन में ये आपके AT स्क्वायर बन जाएगा, वो किसके इक्वल? AP इंटू AQ। ये आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। और ये आपकी क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो आपने 9th क्लास की पुरानी बुक से कहीं अगर पढ़ा हो तो उनमें दे रखे थे ये कॉन्सेप्ट। तो ये पावर पॉइंट आपको इसमें समझना पड़ेगा। ज्यादा डिटेल इसके अंदर आपको पूरा कैलकुलेशन में इसके अंदर नहीं बता रहा हूं, उसकी आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब आता है स्फीयर के लिए पोल एंड पोलर। देखिए, मैं पहले तो आपको पोल एंड पोलर को स्फीयर, अपने स्फीयर के लिए बता रहा हूं एक शॉर्ट में, जितना बुक्स में अक्सर दिया होता है, फिर मैं इसको क्लियर करता हूं कि ये आखिर है क्या, कैसे बना। देखिए, स्फीयर की बात करें हम, ऑफ स्फीयर, ठीक है, तो स्फीयर में जैसे आपके पास में एक स्फीयर है और एक लाइन इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका R पॉइंट है, इसको P और Q मान ले। तो उस कंडीशन में ध्यान देना, R का जो बिंदु पथ है वो तो कहलाएगा आपके पोलर प्लेन, और A आपके कहलाएगा पोल, ठीक है। ध्यान देना, जहां एक खास शर्त आती है और वो आती है आपके AR इक्वल टू 2AP AQ
अपॉन ए पी प्लस ए क्यू। आपको हरात्मक माध्य दिख रहा होगा, हार्मोनिक मीन। ये तो आपके इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। अब ये आर का बिंदु पथ कैसे बनेगा एक प्लेन, क्योंकि पोलर भी एक प्लेन ही है। अब मैं इसको 2D से बताता हूं। 2D के अंदर भी तो पोलर पोलर आए थे। देखो, जैसे मैं एक सर्कल ले लेता हूं, ये आपके एक सर्कल है और इस सर्कल पर एक टेंजेंट पेयर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और इससे ये इसकी टेंजेंट कॉर्ड बन गई, स्पर्श जीवा, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं यहीं से थोड़ा चेंज कर लेता हूं, टेंजेंट पेयर में बदल लेता हूं, ये वाला, ठीक है, एक और हो गया टेंजेंट पेयर। अब ये दोनों टेंजेंट पेयर, एक पॉइंट ये ने एक पॉइंट ये, तो इससे जाने वाला जो ये स्ट्रेट लाइन है, ये तो आपके कहलाएगा पोलर, ध्रुवी, सर्कल की ध्रुवी, ठीक है। और ये जो दोनों स्पर्श जीवाएं जहां काट रही है, ये देखो, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहलाएगा आपके क्या, पोल। इसको मैं कोई भी नाम देता हूं, चलो पी, तो ये पी हो जाएगा पोल, और ये एल एम जो है वो आपकी ध्रुवी बन जाएगी। सेम इसमें इसने कहा आर का बिंदु पथ, तो यहां पर भी तो यही कंडीशन बनेगी ना। जैसे एक लाइन ये काट रही, तो ये आर का बिंदु, तो दूसरी लाइन यहां से भी तो काट सकती है, तो एक और पॉइंट यहां बनेगा इस तरीके से कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वो इससे एक प्लेन ही तो कटेगा, तो वो प्लेन जो है आपके क्या कहलाएगा, टेंजेंट प्लेन, ध्यान देना। तो ये इससे इस कॉन्सेप्ट को समझे, और आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको केवल इतना सा पार्ट ध्यान में रखना होगा जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसे भूल नहीं जाए। और हाँ, ये जो पोलर का इक्वेशन बनेगा, ध्यान देना, वो वही इक्वेशन है जो अपन ने पहले पढ़ा, x x1 y y1 z z1 u x प्लस x1 v y प्लस y1 w z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। ध्यान देना, आपके ये पोलर का इक्वेशन भी है, टेंजेंट मतलब पोलर प्लेन का इक्वेशन भी है, ध्रुवीय समतल का। ये टेंजेंट प्लेन यानी स्पर्श समतल का भी इक्वेशन है, यही संपर्क तल का भी समीकरण है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सब जगह ये एक ही फॉर्मूला काम आएगा, इसलिए आपको इसको ध्यान में रखना होगा। अगला जो पार्ट है वो दो गोलों का इंटरसेक्शन, यानी दो स्फीयर से उनके इंटरसेक्शन से कौन सा एंगल बनता है। तो सबसे खास बात ये कि जैसे आपके पास में एक स्फीयर ये है और दूसरा स्फीयर ये है, ठीक है, दोनों के सेंटर आपके C1 C2 मान लेना है, और उस केस में केंद्रों को मिलाने वाली रेखा आप ये मान लो। तो उस केस में यहां जहां ये काट रहे हैं एक दूसरे के, इस पॉइंट पर जो इसके दोनों के टेंजेंट प्लेन बनेंगे, ठीक है, टेंजेंट प्लेन के बीच का एंगल ही इन दोनों गोलों के बीच का एंगल होगा। ध्यान देना, इस तरीके से दोनों ही त्रिज्याओं के बीच का कोण, ध्यान देना। और कोई बहुत भारी बात नहीं, ये यहां होगा जहां काट रहा वहां पे, ठीक है। एक प्लेन तो यहां बनेगा इस तरीके से यूं, ठीक है, और दूसरा प्लेन यहां बनेगा इस तरीके से, ये वाला। तो इन दोनों प्लेन के बीच का एंगल जो होगा वो आपके इन दोनों का इंटरसेक्टिंग एंगल होगा, यानी कि एक तरह से इन दोनों की रेडियस के बीच का एंगल है, सीधी सीधी बात। ये अपने को ध्यान रखना होगा, ठीक है। एंगल क्या बनता जो, फिर इसमें जो स्पेशल केस आता है वो है दोनों के ऑर्थोगोनल होने का शर्त। ऑर्थोगोनलिटी ऑफ स्फीयर्स, ऑर्थोगोनलिटी ऑफ स्फीयर्स, लंब कोणीयता का प्रतिबंध क्या बनेगा। तो आपको जरूरी बस ये याद रखनी है, 2u1u2 2v1v2 2w1
W2 इक्वल टू D1 प्लस D2। ये आपके लंब कोणीय होने की शर्त है दो स्फेयर की। स्फेयर के इक्वेशन आपके वही माने जाएंगे S1 S2 जो मानक इक्वेशन मैंने बताया पूरा लंबा चौड़ा वो। ठीक है, ये शर्त इसमें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और इसमें कुछ नहीं है। अब आ रहा है रेडिकल प्लेन। दो गोलों के लिए रेडिकल प्लेन क्या होगा, पहली बात तो ये पता हो कि एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ लोकस जिसकी शक्ति पावर दोनों गोले के लिए इक्वल हो, उनकी शक्ति बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो उस बिंदु ए जिसको अपन कह रहे हैं ना, जिसका बिंदुपथ, तो उस बिंदु का बिंदुपथ जो बनेगा वो आपके बनेगा रेडिकल प्लेन। ठीक है, तो इसको भी आप डायरेक्ट इक्वेशन याद रखें, कोई विशेष बात नहीं इसकी। 2 इंटू U1 माइनस U2x 2 इंटू V1 माइनस V2y प्लस 2 इंटू W1 माइनस W2। ठीक है, तो ये आपके इसमें मूल समतल का समीकरण हो जाएगा। ये आपके स्फेयर से जुड़े मेन कॉन्सेप्ट है, इनसे आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन सही हो जाएंगे। बस शर्त ये कि आपको थोड़ा सा इनको ठीक से समझना होगा, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे।